जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह। हम लोग देख रहे थे इस बार 12th के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए मॉडल सेट, और ये तीसरा मॉडल सेट होगा आपके लिए। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, बड़ी खूबसूरत क्वेश्चंस होंगे। ये तीसरा मॉडल सेट हम लोग के द्वारा खुद से बनाया गया है, हालांकि ये बैक ईयर के क्वेश्चन से अरेंज किए गए क्वेश्चंस होंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बहुत मजा आने वाला है, आप देखते रहिए, काफी खूबसूरत क्वेश्चन लेते रहिए मजा अभी घर पे बैठे बैठे, और फिर आप एग्जाम में भी इन्हीं क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, कह रहा क्या, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। आप बताओगे किसी भी बंद बॉडी के अंदर, किसी बंद बॉडी यानी स्फीयर ही हो तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितनी होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर यानी किसी बंद बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमेशा कितनी होती है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होती है, यानी किसी भी बंद बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, यानी हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 0 होती है। कर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर। बताओ, याद रखोगे इसको, किसी भी बंद बॉडी के अंदर इंटेंसिटी कितनी, 0। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, काफी आसान भी। कर कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफराड जो है धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। कर चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफराड कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 1 वोल्ट विल बी। अब बताओ, तुम देखोगे यहाँ वोल्ट का यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बाबू, 1 वोल्ट है, और उसके पास चार्ज यानी कैपेसिटी उसकी कितनी है, तो कैपेसिटी दिया है 1 माइक्रोफराड दिया है। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। कर कि उस पर चार्ज कितना होगा, याद करो चार्ज, तो क्यू बराबर कितना बच्चों, सी इंटू भी। सी का वैल्यू कितना, 1 माइक्रोफराड, और भी का वैल्यू कितना, 1 वोल्ट। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 1 होगा। अब फराड इंटू वोल्ट बच्चों कुलम होता है, अब माइक्रो तो रहेगा ही, यानी कुल मिला के हम लोग इसको 1 कुलम कह देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना। बहुत खूबसूरत आंसर, बोलो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन का बहुत खूबसूरत आंसर, एकदम मस्त वाली आंसर, 1 माइक्रो कुलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते रहो, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है बैक ईयर्स के क्वेश्चन से लिया गया है, यानी कि क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। कर कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। बताओ, इससे मिल भी चुके हो तुम लोग। बताओ, किसी भी वायर से अगर करंट पास कर रही है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी गति किस प्रकार की होती है। कर कि समरूप होती है, त्वरित होती है, अपसरित होती है, अवमंदित होती है। देखो, यूनिफॉर्म होती है, एक्सेलरेटेड होती है, ड्रिफ्टिंग होती है, और डी एक्सेलरेटेड होती है। कर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। बताओ, तो हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी, यानी पढ़ चुके हैं कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो ड्रिफ्टिंग होती है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलती है। कैसे चलती है बाबू, तो ड्रिफ्ट यानी अनुगमन वेग। आप याद रखोगे, हिंदी में अनुगमन कहते हैं या उसी को अपसरित कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन और कितना इजी भी, बहुत मजा आएगा। देखो कह रहा है कि किलोवाट आवर, बोलो किलोवाट आवर किसका यूनिट है। बताओ कि वाट पहले बताओगे, वाट जो है बच्चों पावर का यूनिट होता है, और पावर में जब हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एनर्जी या वर्क हो जाता है। और किलोवाट भी, तो किलोवाट जो है बच्चों, यानी भाई लोग मेरे, किलोवाट जो है ये भी क्या है, पावर है। और आवर बोले तो टाइम, तो ये भी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी बाबू। क्या हो जाएगी, एनर्जी या वर्क हो जाएगी। तो ये विद्युत ऊर्जा की यूनिट हो जाएगी। किसकी यूनिट होगी, विद्युत ऊर्जा की, नहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, और इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर दो। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ना, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। देखते देखते मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ जा रहा है। वाह, क्या बात है, मजा आ रहा है क्वेश्चन देखिए। कर कि लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बताओ, लेंज के नियम हम लोग टॉपिक्स ही पढ़े थे कि लेंज की सो डेट लेंज लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी दिखाएं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करता है। ये बेहतरीन चर्चित टॉपिक्स होता है। ये कह रहा है कि लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। अब बताओ
तो सभी बच्चे जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और जल्दी से कमेंट करके आंसर दे। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि मुक्त आकाश का पारावैद्युतांक का मान होता है, बताओ। करेगी द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बताओ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मुक्त आकाश की, यानी आज फिर तुमसे पूछा गया इप्सिलॉन नॉट का मान, और याद करो इप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 या 85 भी है तो 85 भी रहने दो, गुणे 10 के पावर माइनस 12 और फराड पर मीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं 8 कभी कभी यूनिट चेंज भी कर देगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दे सकता है। या इसी का वैल्यू जो है कभी कभी याद करोगे 1/36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9, कोई भी यूनिट रखे फराड पर मीटर रखे, तो ऐसे भी तत्काल हम लोग जो है यानी इसके साथ है ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जामों में और तुमको याद भी होगा। इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करके आंसर दोगे। मैं इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आना शुरू भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। करेगी 50 माइक्रो फराड, देखोगे कितना बाबू मेरे, करेगी 50 माइक्रो फराड धारिता वाले एक संधारित्र जो है 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र की ऊर्जा बताना है, बताओ। कैपेसिटी कितना है बाबू मेरे, तो 58 जेड है। कैपेसिटी कितनी है, 58 जेड है। सॉरी, कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो 50 माइक्रो फराड है और पोटेंशियल डिफरेंस देख लो तुम कितना है, या 10 वोल्ट है। तुमको एनर्जी निकालना है और याद करो एनर्जी की फार्मूले की बात करूं मैं तो एनर्जी होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। ये 1/2 रहने दो। C का वैल्यू कितना है बच्चों, 50 माइक्रो है तो 10 के पावर माइनस 6 कर दोगे, और पोटेंशियल कितना है 10 और स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणा कर दोगे। अब देखो तुम इसे कैंसिल कर सकते हो, कैसे कैंसिल करोगे तो बताओ। किसी एक को कैंसिल कर दो, मान लो ये हो गया 25 बार में कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम देखो तो मान लो ये 25 को 25 ही रहने देते हैं, और 10 के पावर 6 में से 2 माइनस कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, और एनर्जी का यूनिट जूल होता है। बट आप यहाँ चाहोगे तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 भी कर सकते हो। और इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी बहुत खूबसूरत आंसर है, देख लो मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में, एकदम मजे लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करे कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, बताओ। वान डी ग्राफ जनरेटर के द्वारा क्या उत्पन्न होता है बताओ। एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, करे कि उच्च धारा उत्पन्न होती है, उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता दोनों, और केवल अल्प धारा। करे कि वान डी ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन विच जनरेट्स हाई करंट हाई वोल्टेज, बोथ हाई करंट एंड हाई वोल्टेज, ओनली लो करंट। बताओ, याद करो कि हम लोग क्या पढ़ते थे कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे 10 लाख वोल्ट या उससे बड़ी जो है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कर कि एक तार में, देखो बाबू क्वेश्चन में कर कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है तुम देखो याद भी होगा तुमको 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो, तो तार के किसी कार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। कर कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज 1 एम्पियर इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम, then the number of electrons flowing through any section of the wire per second is। बताओगे, कितना इजी क्वेश्चन है, पर सेकंड में कितने जो इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। यानी मैं अगर यहाँ बोलूँ तो आप देखोगे कि आई का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 1 एम्पियर है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये होता भी है, और यदि दे दिया है तो अच्छी बात है 1.6 × 10⁻19 कूलम। टाइम कह रहा है कितना बाबू मेरे, तो 1 सेकेंड। आज तुमको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो तुम याद करो Q बराबर कितना होता है। अगर मैं ये बोलूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, ध्यान देना कि Q इक्वल टू होता है I × T,
Q इक्वल टू कितना बाबू I इंटू टी, और Q का वैल्यू N इंटू ई इक्वल टू I इंटू टी। तो बताओ N का वैल्यू कितना हो जाएगा I इंटू टी बाई ई। अब तुम वैल्यू पुट करोगे, I का वैल्यू है 1 एम्पियर, T का वैल्यू है 1 सेकेंड और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब तुम 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर लेके चलोगे तो तुम बताओ कितना आएगा, ये 1.6 10 के पावर 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, और जब तुम इस पॉइंट को हटाओगे तो एक जीरो भर दोगे। एक इसमें से हम लोग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18, और जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों हम लोग तो ये आएगा कितना 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 यानी 10 के पावर 18। और मुझे विश्वास है कि आपको आपका आंसर दिख गया होगा, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन जो है सभी बच्चों को जुबानी याद रहता है, डायरेक्ट भी तुम 6.25 इंटू 10 पर 18 भर दोगे, फिर भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करके रख दिया है कि आप लिखना भी सीखो। कभी कभार आता है कि ऑब्जेक्टिव ना दे कि इसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव दे दिया तो आप कैसे बनाओगे, तो आप कैलकुलेशन भी सीख लोगे, है ना मेरे बच्चों। देखो कर की डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित होते, बताओ कर की द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो डिपेंड्स अपॉन, बताओगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो किस पे बेस्ड होता है, बताओ कौन नहीं जानता है कि जो जनरेटर होता है यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर कहो उसी को डायनेमो हम लोग बोलते हैं, कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। प्रिंसिपल ऑफ तुमको बताना है इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी वो बेस्ड होता है किस पे बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। करेगी 64 समरूप बूंदे यानी कि 64 जो है समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता जो है 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी बताओगे, कितनी बूंदें मिलकर के 64। तो यहाँ देखो n का वैल्यू कितना है बच्चों 64, 64 बूंदें मिल करके, मान लो कि 64 छोटी छोटी बूंदें मिल करके 64 आइडेंटिकल छोटी छोटी, मान लो इसकी प्रत्येक की रेडियस को हम लोग स्मॉल r मान लें, प्रत्येक की रेडियस को स्मॉल r मान लें, मिल के एक बड़ा बूंद बनाती है। क्या बनाती है, बड़ी बूंद बनाती है, और इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। तो तुम बताओ मान लो कि प्रत्येक जो है बूंद पे कि इसकी कैपेसिटी यानी एक छोटी की कैपेसिटी कितनी है बच्चों 5 μF है। तुमको बड़े वाले की कैपेसिटी यानी C2 का मान बताना है कितनी होगी। याद करो अगर 64 छोटी छोटी बूंदें मिल करके एक बड़ी बूंद बनाएगी यानी एक बड़ी जो ड्रॉप बनाती है, तो बड़ी ड्रॉप पर जो चार्ज होगी 64 ड्रॉप के चार्ज के बराबर हो जाएगी। बड़ी ड्रॉप की जो वॉल्यूम होगी, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो तुम याद करोगे बड़ी वाली की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यू, और एक छोटी वाली की वॉल्यूम कितनी होगी तो 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यू। और ऐसी ऐसी कितनी ड्रॉप मिल रही है बाबू, n का वैल्यू 60, n भर लेते हैं तत्काल। n छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम एक बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और हम लोग यहाँ r लिख सकते हैं। यहाँ देखो क्यू रूट करोगे तो ये n का पावर 1/3 I इंटू R हो जाएगा। अब बताओ अगर मैं ये बोलूं कि बड़ी वाली की कैपेसिटी बाई छोटी वाली की कैपेसिटी इक्वल टू कितना हम लोग लिख सकते हैं बाबू मेरे, तो आप बताओ कि कैपेसिटी होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट I इंटू रेडियस, और छोटे वाले की अगर बात करें तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट I इंटू रेडियस, तो ये 4 पाई इप्सिलॉन से 4 पाई इप्सिलॉन कट जाएगा, और रेडियस देखो बड़े वाले के जगह पर तुम भर सकते हो n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल r बाई स्मॉल r, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब तुम यहाँ देखोगे यानी C2/C1 इसका वैल्यू आ गया n के पावर 1/3। C2 मेरे को निकालना है, यहाँ n के जगह पर 64 का पावर 1/3 I इंटू C1। अब तुम बताओगे 64 का क्यू रूट कितना होगा बाबू मेरे 4 हो जाएगा, और C1 का वैल्यू तुम यहाँ देख सकते हो कि 5 μF है, तो यहाँ 5 माइक्रोफैराड भरोगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बाबू मेरे तो ये आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड। यानी अगर 64 छोटी छोटी बूंदें मिल करके 64 आइडेंटिकल ड्रॉप मिल करके किसी एक बड़े ड्रॉप का फॉर्मेशन करती है, जिसमें से एक छोटी की कैपेसिटी अगर 5 माइक्रोफैराड है
तो एक की बड़ी की कैपेसिटी जो होगी 20 माइक्रोफराड होगी, है ना शानदार क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्टिव में के साथ साथ जो है न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में सब्जेक्टिव वाले में भी पूछा जा सकता है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ना, लाजवाब क्वेश्चन है। चलो देखो बाबू मेरे, पढ़ाई जो है बिल्कुल कंटिन्यूटी और जो है थोड़ी सी कंप्रोमाइज की जो है चीज़ होती है। जो व्यक्ति जो है पढ़ाई करने वक्त जो है मस्ती में से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, उससे पढ़ाई तो कभी नहीं होगी। तो आप थोड़ी सी मस्ती से कंप्रोमाइज करो, आपका एग्ज़ाम है, आप लग जाओ, बहुत मज़े से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, पूरी एनर्जी लगा दो, जितना कुछ तुम कर सकते हो उतना कर दो। रिजल्ट तो अपने हाथ में है नहीं, लेकिन एग्ज़ाम अपने हाथ में ज़रूर है। हम जिस ढंग से तैयारी करेंगे उस ढंग से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए 5 व्हील से बने रहिए, सभी जो है टीचर आपके साथ लगे हुए हैं। करके प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। बताओ क्या अचर रहता है? जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है? सबको पता है। क्या खूबसूरत क्वेश्चन है कि जब भी लाइट एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, नहीं बदलती है। उसका वेवलेंथ बदल जाता है, उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, उसका एम्पलीट्यूड बदल जाता है, यानी आयाम बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, वेग बदल जाता है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है ना। ये शानदार क्वेश्चन सभी बच्चों को याद भी हो चुका है, आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर जो है 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। 5 ओम का रेसिस्टेंस है, 7 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर 20 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको बताना है कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो तुम यहां देखो तो सही क्या दिया है। तो सबसे पहले आर का वैल्यू दिया है, देखो कितना 5 ओम दिया है, आर का वैल्यू 5 ओम दिया है। विद्युत धारा का वैल्यू कितना दिया बच्चों? विद्युत धारा नहीं दिया है, हालांकि मान लो मैं इसको टाइम कर देता हूं तो टाइम का वैल्यू कितना दिया है? 20 मिनट दिया है, 20 मिनट। तो देखो 20 मिनट टाइम जो है इसको तुम सेकंड में बदलोगे, मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा कर दो, यानी ये हो जाए कितना 6 गुणे 2 कर दो, यानी 1200 हो जाएगा, 1200 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है बच्चों? V का वैल्यू दिया है 7 वोल्ट, 7 वोल्ट दिया है। और तुमसे कह रहा है कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा ऊर्जा को हीट एनर्जी कहते हैं और हीट एनर्जी का वैल्यू निकालना है। आप जान लो हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है I² R/T, बट यहाँ हमको जो है I नहीं दे करके वोल्टेज दिया है, तो हम लोग I² I के बदले में जो है I के बदले में V/R भी लिख सकते हैं। I² है तो आप स्क्वायर रहने दो और ये R/T रहने दो। थोड़ा सा और कोशिश करो तो ये V² R² R/T या I एक R से एक R कैंसिल कर दोगे तो देखो ये फार्मूला कितना खूबसूरत आ गया, V² R/T। हालांकि मैं ये फार्मूला डायरेक्ट भी लिख सकता था, चूँकि एनर्जी या हीट एनर्जी का फार्मूला डायरेक्ट भी होता है, V²T/R लिख सकते हो। अब इसी में वैल्यू तुमको पुट कर देना है। कितना पुट कर देना है तो देखोगे बाबू मेरे, V का वैल्यू कितना है तुम्हारा 7, I² है तो 7 × 7। टाइम का वैल्यू कितना बाबू? तो ये आ गया 1200 सेकेंड। और R का वैल्यू कितना दिया है बाबू मेरे? तो 5 दिया है। आप इसको कटाओगे, इसको कटाओगे, कितना बार में कटेगा? तो ये देखो तुम कटाओगे तो 12 से ये हो जाएगा तुम्हारा 24, 1 0 बच जाएगा, नहीं 240 बार में। अब मल्टीप्लाई करोगे 240 में 7 × 7 से तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ? ये तो हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 240। देखो बच्चों ये जो भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आएगा, बट ये जूल में आएगा। ये किस में आएगा? जूल में आएगा। और मेरे को आंसर चाहिए कैलोरी में, तो जूल को कैलोरी में बदलना हो तो आप इसमें डिवाइड कर सकते हो कितना से? तो देखो ये 49 × 240 और इसमें 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरी में। और इसको टोटल को जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 2800 कैलोरी के आसपास। और इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर
डी के साथ चलेंगे, है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 4.2 से डिवाइड कैसे कर दिए, तो मैं आपको फिर से बता दूं, 1 कैलोरी का जो वैल्यू होता है बाबू मेरे, 1 कैलोरी का वैल्यू होता है 4.2 जूल। आप सोचो तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/4.2 कैलोरी, इतना जूल बराबर कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, डेट मीन्स इतना इंटू इतना बटा 4.2 और इतना कैलकुलेट करोगे तो ये सारी वैल्यू कैलोरी में आ जाएगी। बहुत आसान आंसर होगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि प्रतिघात का मात्रा क्या होता है, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहे कि द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, बताओ प्रतिघात यानी रिएक्टेंस। याद करो हम लोग 2 तरह के रिएक्टेंस की बात कर रहे थे, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सेल से इंडिकेट करते हैं और इसका वैल्यू होता है एल इंटू ओमेगा, और इसका एसआई यूनिट याद करो, चूंकि ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस है तो ओम ही होगा। और इवन एक हम लोग जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी बात किए थे, एक सी, और इसका वैल्यू होता था 1/c ओमेगा, और इसका भी यूनिट ओम ही होगा। तो रिएक्टेंस का हमेशा यूनिट क्या याद रखोगे, ओम। क्या याद रखोगे बाबू मेरे, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन याद रखने वाली क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन भी। कह रहे यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, बताओ। अगर किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लेंथ को हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, तो उसकी अगर लेंथ इंक्रीज करती है तो तुम याद रखोगे उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, डिक्रीज करेगी। करे कि ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज डिक्रीजेज। आप याद रखोगे अगर उसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो डिक्रीज करेगी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके आंसर देते हैं। कह रहे कि एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण कितना है बाबू, I1, और निर्गत कोण कितना है, I2। तो कह रहे कि किरण के न्यूनतम विचलन के लिए निम्नलिखित में से क्या होगा, बताओगे। यानी कि मिनिमम डेविएशन के लिए कौन सा सही होगा। तो तुम याद करोगे कि जब भी हम लोग किसी प्रिज्म से किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराते हैं तो मिनिमम डेविएशन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है वह एंगल ऑफ इमरजेंस के बिल्कुल बराबर हो। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों ये होती है और तुम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो नॉर्मल ये होती है एंगल ऑफ इमरजेंस। देखो ये हो गई इंसिडेंस, यानी इसको हम लोग बोलेंगे I1 और इसको हम लोग बोलेंगे I2। ये हो गई एंगल ऑफ इमरजेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस के बराबर है तो इस कंडीशन में जो डेविएशन होता है वह मिनिमम होता है। यानी डेविएशन की मैं बात करूं तो ये याद करो, ये तुम्हारा डेविएशन है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए यानी जो डेल्टा का वैल्यू ये मिनिमम हो, इसके लिए I और E आपस में बराबर होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। जिस इंस्टेंट में आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा उस वक्त में डेविएशन सबसे छोटा होगा। ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। कर कि दार्शनिक संख्या में 25 का को द्विआधारी में लिखने का उत्तर होगा, बताओ। कर कि द डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी विल बी, बताओ 25 को बाइनरी में बदलना है। मैं तुमको आइडिया सिखा दे रहा हूँ। किसी भी डेसिमल डिजिट को बाइनरी में बदलना हो तो तुम क्या करो, सबसे पहले 25 ले लो, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करो। बाइनरी का बेस 2 होता है। अब ये कितना बार में जाएगा बच्चों, तो ये 12 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर इसमें 2 से डिवाइड करोगे, ये 6 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। फिर इसमें 2 से डिवाइड करोगे, ये 3 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। फिर ये 2 से डिवाइड करोगे, 1 टाइम्स में जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। और लास्ट में तुम क्या करोगे यहाँ, तो फिर 2 से डिवाइड करोगे, ये 0 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और तुमको नीचे से ऊपर लिखना है। कितना लिखना है, नीचे से ऊपर। तो देखो डेसिमल संख्या में जो 25 है उसका बाइनरी वैल्यू हो जाएगा 11001 और ये बाइनरी में है इसलिए तो यहाँ बेस 2 लिख देगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत शानदार ऑप्शन है। और भी आइडियाज है इसको सॉल्व करने का, बट ये ठीक आइडिया है, तुम इससे याद रखोगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, मजा आ रहा है। देखो एकदम जो है बढ़िया से रिवीजन करो।
पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना है, एक भी आंसर को जाने नहीं देना है, बकसना नहीं है, सब क्वेश्चन को घेर घेर के बनाना है, समझा ना। देख रहे हो कितना शानदार क्वेश्चन है। कर यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय तीव्र फ्लक्स बताना है। बताओ कर कि अगर जो है यानी यहाँ देखोगे ये विद्युतीय फ्लक्स का मान बताना है, उसके सतह पर चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम। याद करो गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू कितना होता है तो चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। याद करो, देखो चार्ज का वैल्यू दिया 10 माइक्रोकूलम, कोई नहीं 10 माइक्रोकूलम को हम लोग 10 ही रखते हैं, माइक्रो के बदले में 10 के पावर -6 भी भर देंगे चलेगा कूलम। और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹। ये सब ऐसा यूनिट में है, तो आप डायरेक्ट इसका यूनिट लिखोगे, फ्लक्स का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ देखो ये 36 पाई ऊपर चला जाएगा, 36 पाई ऊपर चला जाएगा, 10 के पावर 9 भी ऊपर जाएगा, आई 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो 10 के पावर बचेगा कितना -5। और यूनिट तो यही रखना है। फिर आगे बढ़ोगे, देखो ये कितना हुआ तुम्हारा 36 पाई इंटू 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ढूंढो ऑप्शन 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। है ना शानदार क्वेश्चन, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आप इसको जरूर रिवीजन करोगे। कह रहा है इसमें देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तुम बताओ कौन सी सीरीज होगी दृश्य भाग में पड़ेगी। तो तुम याद करो कि जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज किस में पड़ती है बच्चों, तो लाइमन सीरीज जो है अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज रेडिएट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज पारावैंगनिक किरणें, इसको हम लोग पारावैंगनिक कहते हैं, पारावैंगनिक किरणें। कई बार ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है। अगर बात करें बामर सीरीज की, यानी ये बामर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ये होता है विजिबल लाइट, ये होता है विजिबल यानी दृश्य किरणें, ये होती है दृश्य किरणें, याद करोगे दृश्य किरणें। इसके बाद जितनी भी आती हैं, चाहे वो पास्चन हो, ब्रैकेट हो, पीफंड हो, सभी के सभी क्या होंगी बाबू मेरे, इंफ्रारेड रेडिएशन हो जाएगी, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन याद करोगे। तो बामर सीरीज जो होगी किसके लिए होगी, दृश्य किरण के लिए होगी, याद रखोगे। दृश्य प्रकाश के लिए कौन, बामर सीरीज, बाकी सबको भी याद रखना है। ये देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश किरण के तीखे मतलब प्रकाश किरण जो है किसी तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं बताओ। करेगी द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट शार्प एज ऑफ ए शार्प एज इज कॉल्ड। बताओ किसी भी शार्प एज से जो है कोलाइड करके रे जो है बेंड कर जाए, इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते थे। सीधी सी बात है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होती है, तो प्रकाश किरण किसी तीखी नक से टकरा के बेंड कर जाती है। यानी किसी तीखी नक से टकरा के बेंड होने की घटना को, इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये तो तुम जरूर बना दोगे, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो ये 3 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड जो है आपस में पैरेलल में है, नहीं समानांतर क्रम में समूहित है, और ये 4 माइक्रोफराड सीरीज में है। तो समानांतर के लिए फार्मूला याद करो, जब हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो फार्मूला होता है C1 + C2 + C3 डॉट डॉट जितना ले लो। आज सीरीज के लिए फार्मूला याद करो, सीरीज के लिए फार्मूला होता था 1/CS बराबर कितना 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 डॉट डॉट आगे बढ़ा दो, याद करो। तो देखो तो यहाँ पे ये 3 और 2 ये आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो उसके इक्विवेलेंट को अगर मैं C1 ही मान लूँ तो ये हो जाएगा 3 + 2 यानी 5 μF हो जाएगा। अब तुम इस सर्किट को कैसे बना सकते हो, तो एक नया सर्किट ऐसे रख सकते हो जिसमें ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 μF और ये हो जाएगा 4 μF। अब बताइए सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला याद करो, अगर 2 ही होता है तो क्या करेंगे, तो 2 के लिए C1 × C2 / C1 + C2 याद करो, यानी 5 × 4 / 5 + 4
यानी तुम सॉल्व कर सकते हो, ये 20/9 माइक्रोफराड आंसर हो जाएगा। और तुमको ऑप्शन दिख भी रहा होगा कि हम लोग सी नंबर ऑप्शन के साथ चलने वाले हैं। आगे बढ़ो, ये भी इस क्वेश्चन से भी तुम परिचित हो। इसके पहले वाले हम लोग जो मॉडल सेट में भी इन क्वेश्चन को देखे हैं कि किसी चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG और चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है। बताओ, फिर से मैं बता दूं कि अगर हम लोग कोई बार मैग्नेट लेते हैं तो उस बार मैग्नेट के लिए तुम देखोगे कि जो मैग्नेटिक पोल होता है वो थोड़ी सी अंदर होती है, और पोल से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। एंड टू एंड जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। और बात अगर आ जाए मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिकल लेंथ की, तो इसका वैल्यू होता है 5/6, यानी मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा बच्चों, तो 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ हो जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है हम लोग डी के साथ चलेंगे। मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो 5/6 के बराबर होता है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन, मजा आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दो, रिवीजन करते रहो। ये क्वेश्चन करेंगे, पानी तथा कांच का पूर्णांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। कांच से पानी में जाती हुई एक किरण के लिए क्रांति कोण होगा। तुम बताओ कि कोई मान लो कि ये ग्लास मीडियम है, मान लो ये ग्लास है, मान लो ये मीडियम जो है ग्लास है, और ये जो है वाटर है, ये वाटर है और वाटर है। कोई रे अप्लाइड जो है सपोज करो ग्लास से जाती है वाटर में, तो ग्लास से वाटर में जाती है तो जाहिर सी बात है डेंसर है, रेयर है, थोड़ा सा इधर भागेगी। कर की जो वाटर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है बच्चों, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है पानी तथा ग्लास यानी कि 3/2, और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना तुम्हारा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है तुम्हारा ये 4/3। यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जो वाटर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 1.33। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर से कम है, तो क्रिटिकल एंगल हमेशा जो है डेंसर टू रेयर के लिए होती है। कोई नहीं, हम लोग इतना जानते हैं देखो कि क्रिटिकल एंगल कितना, जो फर्स्ट मीडियम है यानी ये हो जाएगी μg इंटू साइन मान लो c इक्वल टू होता है μw इंटू साइन कितना हो जाएगा बच्चों, मान लो क्रिटिकल एंगल अगर तभी होती है जब r का वैल्यू 90 डिग्री हो, तो यहाँ 90 हम लोग भर लेंगे, तो साइन c इक्वल टू हो जाएगी μw/μg। क्रिटिकल एंगल होने के लिए 90 डिग्री होना जरूरी होता है। अब तुम भरोगे μg का वैल्यू कितना होगा बाबू, μw का वैल्यू है तुम्हारा 3/2 और μg का वैल्यू है कितना तुम्हारा 4/3। और जब तुम इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9 नीचे 2 आ जाएगा तो ये 8। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि साइन c का वैल्यू आ गया 9/8, यानी c का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 9/8। हालांकि ये आंसर गलत है, क्योंकि यहीं पे गलत दे दिया है। आप समझोगे कैसे, जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है और जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, बट इसको उल्टा देने की वजह से ये इतना हुआ। साइन का कभी भी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आता है, बट यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये 9/8 होगा, 9 यानी कि साइन इनवर्स 9/8 होगा। बट ये क्वेश्चन बहुत सही नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये गलत है, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से अधिक नहीं होता है। चलो कोई नहीं, फिर भी हम लोग जो क्वेश्चन दिए उसके अकॉर्डिंग लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर कि यंग के द्वि छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगुना कर दिया जाए, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की बात चल रही है, दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, तुम बताओगे। देखो यहाँ जो लेमडा है उसकी वैल्यू 2 टाइम्स कर दी जाती है, तो बीटा का जनरल फार्मूला आता है कि d इंटू लेमडा बाई स्मॉल डी। ठीक है, अब सोचो कि हम लोग इसको d को ज्यों का त्यों रखते हैं, लेकिन लेमडा के जब पर 2 लेमडा कर दें तो ये क्या होगा, तो तुम देख सकते हो कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा,
ये कैंसिल हो जाएगा और ये बीटा बाई बीटा डैश इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। बोले तो बीटा डैश का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ बीटा हो जाएगा, यानी फ्रिंज की चौड़ाई भी डबल हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, है ना। शानदार क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन, लगे रहो, जुड़े रहो, मजे लेते रहो। कर कि एक उत्तल लेंस, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको न्यूमेरिकल टाइप के दिख रहे हैं जो कि सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में भी पूछे जा सकते हैं। कर के एक उत्तल लेंस से 24 सेमी की दूरी पर रखी गई एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी बताना है, तुम बताओगे। कह रहा है कि ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तुम बताओगे कि लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। देखो कितनी अच्छी क्वेश्चन है, तुम ध्यान दोगे, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि एक लेंस है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऑब्जेक्ट दिया है बच्चों, यू का वैल्यू बोले तो -24 सेंटीमीटर, और जो एम है यानी मैग्निफिकेशन है उसका कितना है 3 टाइम्स यानी 3 गुना। तुमको पता है कि एम का वैल्यू होता है -v/u, और ये है 3/1 मान लो, तो तुम यहाँ देख सकते हो कितना कि v का वैल्यू हो जाएगा -3u, और तुमको बच्चों निकालना है क्या, तो फोकल लेंथ निकालना है। याद करो फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब चलो हम लोग इसको पुट करते हैं, यहाँ देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 1/f को 1/f ही रखते हैं, 1/v के जगह पर हम लोग कितना पुट कर देंगे, 1/-3u, ये फार्मूले का माइनस, ये 1/u तो u ही है बट इसका वैल्यू भी हम लोग भर सकते हैं -24, फिर यहाँ भी 24 भर देंगे, माइनस प्लस में 3, ये हो जाएगा तुम्हारा -1, ये हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ u का वैल्यू भरोगे 24, तो ये हो गया तुम्हारा 2/72, बोले तो 1/36, यानी 1/f बोले तो 1/36, देयर फॉर f इक्वल टू बोले तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी यहाँ हम लोग 36 ले लेंगे। फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, यहाँ आप v के जगह पर -3u का वैल्यू 24 भर दोगे, तो ये -20, ये u के वैल्यू जो तुम भरोगे कितना 24, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा -1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तब -1 + 3 बोले तो 2/72, और इस तरह से कैंसिल करके आ जाएगा ये इतना। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन रहा ये, आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलोगे। करेंगे श्रेणीक्रमबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद होने के लिए बताओगे रिजोनेंस के लिए। कर क्या द नेसेसरी कंडीशन फॉर रिजोनेंस इन LCR सर्किट, बताओ। किसी भी LCR सर्किट में रिजोनेंस कंडीशन के लिए याद करो कि VL का वैल्यू किसके बराबर होती है, VC के बराबर। बोले तो XL का वैल्यू होती है कितनी बच्चों, XC, और XL का वैल्यू बोले तो L × ओमेगा, XC का वैल्यू बोले तो 1/c ओमेगा। और ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बहुत करेक्ट ऑप्शन है, आप यहाँ ए नंबर से ही संतुष्टि करोगे, क्योंकि बहुत शानदार ऑप्शन पहले ही मिल गया, तो हम आगे क्यों बढ़ें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो जल्दी से कमेंट करके आंसर देना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। कर के एक परिपथ में प्रतिवर्ती धारा का व्यंजक दिया है कितना, देखोगे करंट का व्यंजक दिया है I = 50 cos 100 πt। इस प्रतिवर्ती परिपथ की आवृत्ति बताना है, फ्रीक्वेंसी बताना है। तुम देखोगे यहाँ cos कितना दिया बच्चों, cos दिया है 100 पाई × t। मैं आपको बता दूं कि यहाँ cos का जनरल इक्वेशन होगा ω/t। हालांकि ये पूरी इक्वेशन इतनी है, बट यहाँ जो जिसके साथ हमको ओमेगा निकालना है यानी फ्रीक्वेंसी निकालना है, cos का जो एंगल है, तो cos का जनरल इक्वेशन होगा ω/t। आप दोनों साइड से cos छोड़ोगे तो 100 पाई t इक्वल टू हो जाएगा ω/t, t से t कैंसिल करोगे, और ओमेगा का वैल्यू आपको पता है कि 2πν इक्वल टू 100 पाई, और पाई से फिर पाई कैंसिल करोगे, और फिर ये 2 से 100 को कैंसिल करोगे तो ये 50 टाइम्स में कैंसिल कट जाएगा,
और ये कुल मिला के 50 Hz हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, है ना। बहुत शानदार ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और ये भी लगभग रटने वाली क्वेश्चन ही मान लो। कर कि ब्रूस्टर का, यानी आपको बताना है कि ब्रूस्टर का नियम बताना है। आप बताओगे ब्रूस्टर का नियम, कर कि ब्रूस्टर्स लॉ इज, बताओ, याद करो। 10 IP, यानी 10 IP बोले तो होता है म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो आप यहाँ देखोगे म्यू इक्वल टू 10 IP, म्यू इक्वल टू 10 IP जो होगा, यानी ब्रूस्टर्स का लॉ ही है, नियम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी भी है। कह रहा है कि बीटा क्षय उत्पन्न करता है, बताओ बीटा डीके क्या करेगा। कह रहा कि बीटा डीके प्रोड्यूस, तुम याद करोगे कि अगर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ध्यान देना, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर एक बीटा रे रेडिएट होती है तो बीटा का 2 टाइप होता है, एक नेगेटिव बीटा होती है और एक पॉजिटिव बीटा होती है, ध्यान देना। हालांकि जब पॉजिटिव की बात नहीं करें तो तुम केवल नेगेटिव ही लेके चलोगे। तो जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक बीटा रेडिएट होती है तो उसका जो मास नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है, तो मास नंबर में अगर मान लो बच्चों एक बीटा डीके होती है ना, तो मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन नेगेटिव बीटा की वजह से उसके एटॉमिक नंबर में 1 डिजिट की वृद्धि हो जाती है। वही अगर सोचो कि अगर इसके एलिमेंट से एक पॉजिटिव बीटा डीके होती है, यानी एक पॉजिटिव बीटा डीके होती है, तो इस कंडीशन में उसका जो मास नंबर है वो फिर से सेम टू सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 डिजिट की कमी हो जाती है। ये क्या हुआ भाई? तो आसान है, जब नेगेटिव बीटा डीके होती है ना, तो इस कंडीशन में न्यूट्रॉन जो होता है कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। फिर से सुनना, नेगेटिव बीटा डीके होती है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ने का मतलब उसकी जो है एटॉमिक नंबर बढ़ जाना। और चूंकि न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट भी हुआ तो मास नंबर तो ज्यों कहते ही रहेगा, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का समेशन होता है। वही जब पॉजिटिव बीटा डीके होती है ना, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। समझना, एक प्रोटॉन अगर एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट भी हो रहा है तो मास नंबर पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर होती है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के में कन्वर्ट हो गया, इसलिए उसके एटॉमिक नंबर में 1 डिजिट की कमी हो जाती है। तत्काल तुम देखोगे कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो नेगेटिव बीटा डीके हो चाहे पॉजिटिव बीटा डीके हो, उसके मास नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि वैसे एलिमेंट जिसके मास नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर चेंज हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आइसोबार्स कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो ये समभारिक का निर्माण करता है, यानी आइसोबार्स का फॉर्मेशन करता है। हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे, बहुत शानदार ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कार्य के निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो सीधी सी बात है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। और याद करो कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है? तो रेडियो वेव्स का। उससे छोटा वेवलेंथ किसका होता है? तो माइक्रोवेव्स का। उससे छोटा वेवलेंथ किसका होता है? तो इंफ्रारेड यानी औरक्त किरणों का। उससे छोटा बात करें तो दृश्य किरणों का। उससे छोटा बात करें तो पारावैंगनिक किरणों का। उससे छोटा बात करें तो एक्स किरणों का। और सबसे छोटा बात करें तो गामा किरणों का। गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है और वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ किसके साथ चलेंगे? कर कि एक्स किरणों का नहीं, एक्स किरणों का जो वेवलेंथ होता है वह गामा किरणों से थोड़ा सा यानी कि बड़ा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी से थोड़ी छोटी होती है। रेडियो का जो है वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि गामा किरणों का वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। हम लोग गामा के साथ चलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, ये तो एकदम फार्मूला टू फार्मूला क्वेश्चन है। आप देखोगे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा और संवेग के बीच संबंध स्थापित करें। बताओ, याद करो, डी ब्रोगली मैटर वेवलेंथ कितना होता है बच्चों? तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? तो h बाई मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। किसी भी पार्टिकल्स के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ था, लैम्डा इक्वल टू कितना? तो
प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये काफ़ी छोटा भी है। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन देखो, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है, तुम देख लो। कह रहे कि ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है, बताओ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर किसका बना होता है? तो सभी को पता है कि सॉफ्ट आयरन का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है बाबू मेरे? सॉफ्ट आयरन का। याद रखोगे कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर जो है नरम लोहे का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, याद रखोगे। फिर देखो इनमें से कारण निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होती है? देखो जब भी हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा। सपोज करो बच्चों कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हम लोग किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Q इंटू ई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो। और यदि ये फोर्स लगता है तो मास है, पार्टिकल के पास मास भी है, तो फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना? फोर्स अपॉन मास यानी Q इंटू ई बाई एम। लेकिन सोचो, तुम दिमाग लगाओ कि कोई ऐसी पार्टिकल जिसके पास चार्ज ही जीरो हो तो फिर उस पर तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना। जैसे अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज जीरो होता है, ये कुछ भी हो ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के पास चार्ज पॉजिटिव में होता है इसलिए एक्सेलरेशन होगा। अल्फा पार्टिकल्स के पास डबल पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इसमें भी एक्सेलरेशन होगा। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव में चार्ज होता है, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा बट इसमें भी एक्सेलरेशन होगा। बट न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, चार्ज जीरो होता है, इसलिए इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात दिया है इतना, तो उसकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? हालांकि मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है एरर ढूंढूंगा कि यहाँ परमाणु संख्या की जगह पर द्रव्यमान संख्या होता तो और ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन होता। द्रव्यमान संख्या होता तो और बेस्ट क्वेश्चन होता, मास नंबर अगर होता। तो आप जानोगे कि किसी भी न्यूक्लियस के जो रेडियस का जनरल फार्मूला होता है R इक्वल टू होता है R0 इंटू ए के पावर 1/3, यानी जहाँ ए मास नंबर है। तो अगर मैं बात करूं कि पहले और दूसरे रेडियस के रेशियो की, तो आप यहाँ देखोगे ये R0 बाई R0 और दोनों के लिए यानी पहले के लिए A1 और दूसरे के लिए A2, इसका पावर 1/3 कॉमन ले लोगे तो ये R0 से R0 कैंसिल हो जाएगी। और यदि इसका रेशियो जो है मान लो कि 1 बाई सपोज करो 27 दिया है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर हम लोग भर सकते हैं 3 इंटू 1/3 पहले से है, आप इसको देखोगे 1/3 आ जाएगा। डेट मीन्स R1 इज टू R2 की अगर मैं बात करूं तो 1:3 बेस्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत शानदार ऑप्शन रहा ना। तो मास नंबर के लिए ज़्यादा सही है, बट एटॉमिक नंबर के लिए भी हम लोग ले सकते हैं, चूँकि एटॉमिक नंबर बढ़ती है तो मास नंबर भी बढ़ता है, लगभग चलेगा, अप्रोक्स वैल्यू होगा। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी एरर है। कारण क्या है? कह रहा है इसमें कि भू तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है फॉर ग्राउंड वेव, अगर ग्राउंड वेव के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज की बात किया जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस वेव के लिए जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है 3 मेगाहर्ट्ज से छोटी होती है। आप याद रखना, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर कह रहा है कि अगर वही शॉर्ट रेंज जो वेव होती है, मतलब ग्राउंड वेव, शॉर्ट रेंज ग्राउंड वेव जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ये लॉन्ग रेंज ग्राउंड वेव के लिए होती है। लॉन्ग रेंज ग्राउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, लॉन्ग रेंज ग्राउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, और ये शॉर्ट रेंज ग्राउंड वेव, ये शॉर्ट रेंज ग्राउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इतनी होती है। तो इसमें तो तत्काल कोई भी ऑप्शन बहुत सही नहीं है, लेकिन आप डिफरेंट किताबों में या डिफरेंट जो है यानी कि तरीके से आंसर ढूंढोगे तो मैक्सिमम लोगों की आंसर जो है आपको 0 मेगाहर्ट्ज के रेंज की मिलेगी। तो हम आपको 0 मेगाहर्ट्ज ही लिखेंगे, चूँकि मेगाहर्ट्ज में ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी बड़ी है। ये कह रहा है कि ये चीज़ें इससे अधिक कह रहा है और ये तो काफ़ी बड़ी है,
और ये तो बहुत किलो हर्ट्ज में है तो छोटा है, तो मेगा हर्ट्ज से कम या मेगा हर्ट्ज के बीच में कह सकते हैं, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। बट इसमें से कोई भी ऑप्शन बहुत परफेक्ट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखेंगे। कह रहा कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में एक द्विध्रुव E के दिशा से थीटा विक्षेपण में कार्य करता है। आप बताइए, यानी कि अगर किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में जो है रख के और थीटा एंगल पर उसको जो है डिस्टर्ब कर दें, थीटा एंगल से उसको बेंड कर दें, तो वर्क डन कितना होगा आपको बताना है। यानी डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख के थीटा कोण से रोटेट करें तो वर्क डन कितना होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। मान लो बच्चों कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक डाइपोल को रखते हैं। आपको याद होगा डाइपोल पे डबल चार्ज होता है और ये मान लो मोमेंट हो गया डाइपोल मोमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, और इसको हम लोग थीटा एंगल पर रख रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट और E के बीच में यानी कि 0 से थीटा कोण पर रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा आपको बताना है। तो याद करो, वर्क डन का फार्मूला कितना होता था, -PE और cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। याद है आपको? यहाँ दे रहा है क्या, इनिशियली मान लीजिए थीटा 1 कितना है बच्चों 0 डिग्री और थीटा 2 कितना है, यानी उसको 0 से ले जाकर आ जाता है थीटा पर। तो वर्क डन W कितना हो जाएगा बताओ, वर्क डन का वैल्यू। तो आप देखोगे -PE cos 0 डिग्री, cos थीटा 2 की जगह पर थीटा और थीटा 1 की जगह पर 0 डिग्री भरोगे। बताओ cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू कितना बच्चों 1, तो ये cos थीटा -1। आप इस माइनस को अंदर रख दोगे और ये आपका फार्मूला बनेगा P1 माइनस cos थीटा। देखो बच्चों माइनस को हम लोग अंदर शिफ्ट कर दिया तो 1 प्लस हो जाएगा, पहले आ गया cos थीटा बाद में आ जाएगा। तो आप ढूंढ सकते हो, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। बहुत खूबसूरत ऑप्शन है कि अगर किसी भी डाइपोल को आप 0 डिग्री से थीटा एंगल पर रोटेट करोगे तो वर्क डन का वैल्यू याद रखना PE1 माइनस cos थीटा, और यदि थीटा 1 से थीटा 2 के लिए तो -PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। बहुत आसान है, जहाँ P डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा 1 जो इनिशियल एंगल और थीटा 2 फाइनल एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, देखो कितना सुपर क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी भी और बेहतरीन भी, बहुत हायर कंसेप्चुअल भी है। तो कह रहे कि एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है, बताओ। कह रहे कि द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, बताओगे मेजॉरिटी माने किसकी मेजॉरिटी हाई होगी, किसके लिए, तो एन टाइप के लिए। यानी एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है बताओगे। सभी को पता है कि एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन, एन टाइप बोले तो निगेटिव टाइप, और पी टाइप के लिए होल, पी टाइप के लिए बच्चों होल्स होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसी क्वेश्चन को अगर मेजॉरिटी न दे के माइनॉरिटी दे देता है, यानी कि मुख्य नहीं दे करके इम्प्योरिटी के फॉर्मेट में देता है, तो आप इसको उलट दोगे। और यहाँ तत्काल हम लोग इलेक्ट्रॉन के साथ चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम होती है। देखो सबसे हायर पेनिट्रेटिंग पावर बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि हायर पेनिट्रेटिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिया है एक्स किरणें, कैथोड और गामा किरणें। एक्स किरणें और गामा किरणें जो है बाबू, एक्स और गामा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कैथोड किरणें जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और अल्फा किरणें जो होती हैं ये हेवी पार्टिकल्स होती हैं इन सब के रिस्पेक्ट में। तो अल्फा किरणों की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती है, आप याद रखोगे अल्फा किरणों की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, अधिक होगी। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी खूबसूरत क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखो एक एलिमेंट है और तुम एलिमेंट देखो क्या दिया है कि एक्स दिया है, इसका मास नंबर 202 है और एटॉमिक नंबर 84 है। कह रहा है कि इसमें से पहले एक अल्फा पार्टिकल रेडिएट होता है और फिर एक बीटा पार्टिकल। सोचो देखो एक्स जो है इसका वैल्यू दिया है 202 और इधर एटॉमिक नंबर जो है 84 यानी 84 दिया है।
एक अल्फा कण निकालेंगे, मान लो y बनता है, तो अल्फा पार्टिकल के रेडिएट होने से याद रखोगे, एक अल्फा पार्टिकल रेडिएट होगी, मास नंबर में 4 डिजिट की कमी आएगी। कितने डिजिट की? 4 डिजिट की। तो ये हो जाएगा 198, और एटॉमिक नंबर में 2 डिजिट की कमी आएगी, ये हो जाएगा 82 यानी 84। तुम ये भी जान लो, अगर इसमें से एक बीटा पार्टिकल को रेडिएट करते हैं, अगर बच्चों नेगेटिव बीटा रेडिएट होगी तो मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो कि उस नए एलिमेंट को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं तो मास नंबर ज्यों कहते हो रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 डिजिट की वृद्धि हो जाएगी। अगर ये बीटा पॉजिटिव रेडिएट होता ना तो एटॉमिक नंबर जो है 1 डिजिट से कम हो जाती, यानी 82 में से 81 आता, जबकि 81 कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि निगेटिव बीटा रेडिएट हो रहा है और ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, कह रहा कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति जो है 50 Hz हो तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी बताओ। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए याद करो, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर इनपुट जो है 50 है तो आउटपुट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आउटपुट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 हो जाएगी Hz। और वही हाफ वेव होता बाबू, हाफ वेव होता तो इनपुट और आउटपुट बराबर ही रखते हैं। अगर 50 होता तो आउटपुट भी क्या लेते? 50 ही, आउटपुट भी कितना लेते? 50 ही। हाफ वेव के लिए सेम सेम और फुल वेव के लिए डबल कर देना है ना, बिल्कुल। तो आप ऑप्शन नंबर कितना के साथ चल रहे हो? डी, सी के साथ। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्य किसी परिपथ में प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा यानी रेसिस्टेंस 12 है और इम्पीडेंस 15 ओम है। परिपथ की शक्ति गुणांक बताना है, तुम बताओ। पावर फैक्टर को हम लोग cos फाई से इंडिकेट करते हैं और cos फाई होता है रेसिस्टेंस बटा इम्पीडेंस। और बताओ रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये 12 है और इम्पीडेंस की बात करें तो 15 है। तुम यहाँ देखो 4/5 हो जाएगा और जब इसका रेशियो निकालोगे मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, तो ये हो जाएगा 0.8। तो 0.8 बोले तो फिर इसमें भी ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बोलो तो मेरे लाल लालियों, कमेंट करके जल्दी से आंसर दो। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका तो तुम लोग ऑप्शन जो है कमेंट करके दोगे। कर की प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन की दिशा ध्रुवण तल की दिशा के बीच की कोण होती है, बताओ। दोलन तल की दिशा और ध्रुवण तल की दिशा के बीच की कोण होती है। क्या इजी क्वेश्चन है, बताओ। सबको पता है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है प्रोपेगेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, या जो प्रोपेगेशन होता है वो हमेशा वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगी बाबू मेरे, अगर वेव जो वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रही है ऐसे, या जेड एक्सिस में वाइब्रेट कर रही है ऐसे, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, तो प्रोपेगेशन हमेशा एक्स एक्सिस में होगा, यानी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, है ना। खूबसूरत आंसर बताओ, कमेंट करके आंसर बताओ। एकदम लाजवाब आंसर है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कार्य कि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा लंबवत अर्धक क्षेत्र आर दूरी पर जो है E2 है। E1 और E2 के बीच का कोण थीटा बताना है तुमको। देखो कार्य कि एक डाइपोल है, याद करो डाइपोल में एक -q एक +q, और डाइपोल के एक्सियल कंडीशन में मान लो यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पर अगर मैं एक्सियल कंडीशन की बात करूँ तो एक्सियल में इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड होता है, यानी ये E1 दिया है। और फिर सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल की अगर बात किया जाए, याद करो, तो इक्वेटोरियल पे हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो है डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। तो यहाँ देखो, यहाँ जो E2 का डायरेक्शन होगा मोमेंट के पैरेलल और अपोजिट होगा, E1 का जो डायरेक्शन होगा मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो एंगल तो पाई हो गया, यानी 180 डिग्री हो गया। एंगल तो E1 E2 के बीच का 180 हो गया, है ना, क्लियर। अब रहा बात मैग्नीट्यूड की, तो तुम याद करो जो एक्सियल कंडीशन में मैग्नीट्यूड होता है हमेशा इक्वेटोरियल्स का 2 टाइम्स होता है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो निकालेंगे, यानी E1 और E2 का रेशियो निकालेंगे बच्चों, तो ये हमेशा जो 2:1 आएगा। और एंगल की अगर बात करें तो पाई आएगा, यानी 180 आएगा।
और इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। बहुत खूबसूरत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे कि बिंदु, देखो चित्र में पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, पृथ्वी से प्रवाहित होगी बताओ। और ये ना सेकेंड इन जो है अर्थेड है, तुमको बताना है कि इसमें कितनी करंट पास करेगी। देखो ये ईच रेसिस्टेंस आर का वैल्यू यहाँ ध्यान दोगे 3 ओम है, 3 ओम। और देखो अगर ये ऐसे जुड़ा है और फिर ये ऐसे जुड़ा है, बीच में आइडियल वायर है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट मानेंगे। आइडियल वायर इसको पैरेलल बना दिया है, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। और समानांतर क्रम समूहन के बारे में आपको पता होगा, रेसिस्टेंस के अगर पैरेलल ग्रुपिंग की बात करें, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, तो बताओ इक्विवेलेंट वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 3/3 R/N होता है, बोले तो ये 1 ओम हो जाएगा। रेसिस्टेंस हो गया 1 ओम। और देखो यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल है मान लो 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें बाबू में, तो 10 - 0 यानी 10 वोल्ट ही होगा। अब रहा बात कि आई कितना, तो V/R इक्विवेलेंट, और ये V का वैल्यू 10 और R का वैल्यू 1 बोले तो ये 10 एम्पियर का करंट होगा। कितना करंट होगा बाबू मेरे, 10 एम्पियर का करंट होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे, ये 10 एम्पियर का करंट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है इसमें देखना, इस क्वेश्चन को आप बहुत प्यार से देखो। कह रहा है कि एक हीटर है जिस पे रेटेड क्या है, यानी रेटिंग क्या है, तो 100 वाट और 200 वोल्ट का है। कह रहा है इसके तार को बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ करके समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और फिर उसे 200 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दिया जाता है। तुमको बताना है कि इसकी नई शक्ति यानी न्यू पावर क्या होगा। कह रहा है कि द वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड कितना है तुम्हारा 100 वाट एंड 200 वोल्ट इज कट फ्रॉम मिडिल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। These parts are connected together in parallel and then connected in the same potential 200 volt source. The power liberated in is now, यानी अब तुमको बताना है कि नया पावर क्या होगा। तो चलो हम बताते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट में इनिशियल पावर कितना है, तो 100 वाट है। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको V1 ले लो, तो ये 200 वोल्ट है। याद करो बच्चों, पावर इक्वल टू होता है VA²/R। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाऊं कि R कितना हो जाएगा, तो VA²/P। ठीक है, V का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 200 वोल्ट इंटू 200 वोल्ट। आप P की वैल्यू बात करूं मैं, तो ये हो जाएगा 100। देखो ये कैंसिल करोगे, सॉल्व करोगे तो ये 400 आ जाएगा, यानी 400 रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 400 ओम। अब इसको 2 इक्वल पार्ट में काटोगे बाबू मेरे। 2 इक्वल पार्ट में अगर हम लोग कट करते हैं तो एक का वैल्यू होगा 200, 400 को 2 इक्वल पार्ट में तो 200 हो जाएगा। फिर उसको पैरेलल में अरेंज करेंगे। जब उसको पैरेलल में अरेंज करेंगे तो देखो ये भी 200 और ये भी 200, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ। पैरेलल में है तो 200 का हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये हो जाएगा 100 ओम। 100 ओम हो गया। अब तुमको क्या करना है, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है और उस पोटेंशियल डिफरेंस का भी वैल्यू कितना है, तो 200 वोल्ट है। बताओ आर इक्विवेलेंट इतना, आप पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इतना। तो बताओ नया पावर कितना होगा बच्चों। नए पोटेंशियल को V2 मान लो, तो नया पावर की अगर मैं बात करूँ P2 की, तो ये हो जाएगा V2² इक्विवेलेंट। और V2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो ये 200 ही है। 200 इंटू 200, आर इक्विवेलेंट की बात करें तो 100। इसको कैंसिल करोगे और सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा बताओ, ये 400। और यदि बात पावर की हो तो वाट, हालांकि ऑप्शन इसमें एक 40 वाट दिया है, एक 50 वाट दिया है, एक 25 वाट दिया है, एक 200 वाट दिया है। मैं यही मानूंगा कि जो 40 वाट है इसको तुम 400 वाट बना लो, और इसके लिए ऑप्शन जो है 400 वाट सही होगा, यानी 40 को 4 से बना लो। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलो। दिया गया कोई ऑप्शन बहुत करेक्ट नहीं है ना, तो आप इसको 400 वाट बना लो और आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित है, एक्स का मान बताना है।
देखो बच्चों यहाँ x का मान बताना है तुमको, यानी बताना है कि x बराबर हुआ व्हाट, यानी इस रेसिस्टेंस का ये वैल्यू जो है यहाँ 9 ओम दिख रहा है, बट ये 90 ओम है, 90 ओम है, ये 10 सेंटीमीटर है। अब आपको ना यहाँ बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। सबको पता है कि मीटर ब्रिज में जो वायर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है बच्चों, 1 मीटर। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर। अगर ये वाली पोर्शन तुम्हारी बाबू मेरे 10 सेंटीमीटर है तो सीधी सी बात है ये वाली पोर्शन जो है 90 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 90 सेंटीमीटर हो गई तो एल का वैल्यू L1 हो गया इतना मान लो, और L2 हो गया इतना। याद करो x बाई अगर 90 बोले तो ये नहीं, x बाई 19 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 बाई 19, और तुम 19 से 90 कैंसिल कर दोगे, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। और हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत खूबसूरत आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना है। कर व्हीटस्टोन ब्रिज में भुजा PQRS को संतुलित करती है। चलो मैं फिगर भी बना देता हूँ। देखो मान लो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें 4 रेसिस्टेंस होता है, याद भी होगा आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 जो होता है एनी रेसिस्टेंस होता है, यानी ये सपोज करो इसकी रेसिस्टेंस P है, इसकी Q है, इसका R है और इसका S है। बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ी जाती थी, बीच में गैल्वेनोमीटर ले लो ये। अब बताओ कर कि बैलेंस ब्रिज के लिए हम लोग पढ़े थे कि P बाई क्यू का जो वैल्यू होता है R बाई एस के बराबर होता है। अब ऑप्शन ढूंढोगे, ऑप्शन क्या कर रहा है कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सीधे सीधे मैच कर रहा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, इसी के साथ आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर एक धातु का घनत्व D एवं विशिष्ट प्रतिरोध रो है, इससे एक तार बनाना है। देख लो कोई मेटल है जिसकी डेंसिटी है D और उसके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कितना है बच्चों, रो। कर जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R है। कर कि एक धातु का घनत्व D विशिष्ट प्रतिरोध रो, इससे एक तार बनाना है। तार की लंबाई कितना है L, तार का प्रतिरोध कितना है R। ध्यान दोगे, कह रहा है आपको कि धातु का कितना प्रतिरोध द्रव्यमान लगेगा, यानी उसका मास बताना है कितना मास लगेगा। याद करो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि R बराबर होता कितना है बच्चों, तो रो इंटू एल बाई ए। बताओगे तो आप यहाँ से A निकाल सकते हो, A इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू एल बाई आर। फिर अगर बात आ जाए मास का, तो मास इक्वल टू होता है, याद करो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम की बात करें तो ये एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगी। अगर मान लो ये कोई वायर बना रहे हैं और इस वायर की सपोज करो बच्चों लेंथ जो है L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। और यदि डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मास हो जाएगा। तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब चलो आगे बढ़ोगे, यहाँ देखोगे A का वैल्यू कितना है, रो इंटू एल बाई आर, फिर यहाँ एल इंटू डी। अब और आगे बढ़ोगे तो ये रो इंटू एल स्क्वायर डी बाई आर, ये हो जाएगा उसका मास यानी रिक्वायर्ड मास। तो देखो यहाँ रो इंटू एल स्क्वायर इंटू डी बाई आर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत अच्छी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। आप इसको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके याद रखोगे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है बाबू मेरे लाल ललियों। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करेगी, समान आवेश के दो कण ए तथा बी समान विभवांतर में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके R1 एवं R2 त्रिज्याओं के क्रमशः वृत्तीय मार्गों को बनाते हैं, तो A और B के द्रव्यमानों का अनुपात बताना है। तुम यहाँ देखो कह रहा है कि समान विभवांतर में और समान चार्ज त्वरित होता है। कुल मिला के कहने का मीनिंग है कि दोनों का वेलोसिटी सेम है, चार्ज सेम है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर पास करा दोगे तो लगभग दोनों की जो वेलोसिटी सेम ही होगी। अब कह रहे कि उसके मास का रेशियो बताना है, तो याद करो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो पाथ की रेडियस कितना होती थी, तो पाथ की रेडियस होती थी mv/qb। अगर चलो पहले वाले की मास अगर हम लोग m1 मान लें तो वेलोसिटी और चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। दूसरे वाले की मास अगर हम लोग m2 मान लें तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 इंटू वी
बट क्यू इंटू बी। अब आप देखोगे ये भी से भी कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी से क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स बोले कि m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, तो ये r1 इंटू r2 के बराबर हो जाएगा, यानी r1 और r2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे लिए बहुत खूबसूरत को ऑप्शन है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत लाजवाब ऑप्शन है। करेगी तांबे का एक वलय क्षैतिज जो है रखा गया है। मान लो बच्चों कि एक कॉपर रिंग है और इसको हॉरिजॉन्टल रख दिया गया है। कर उदग्र अक्ष से एक दंड चुंबक वलय के ऊपर से छोड़ दिया जाता है। अब देखो कर कि वर्टिकली क्या करता है कि एक रॉड मैग्नेट को, यानी एक रॉड मैग्नेट को जो है वर्टिकली ऊपर से नीचे के गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, फ्री फॉलिंग कर दिया जाता है। अब आपको बताना है कि दंड का त्वरण क्या होगा, यानी उस मैग्नेट का एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, यानी वो फ्री फॉलिंग हो रही है बिल्कुल। दूसरा करेगी तांबे का जो है, तांबे का तार ठंडा होता जाएगा, यानी उसमें कूलिंग इफेक्ट होगी। तीसरा करे कि दंड का त्वरण जो है जी से कम हो जाएगा, यानी ये जो है फ्री फॉलिंग ना होकर के लगेगा कि इस पर कोई जो है रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है, ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ है। करे कि दंड का वेग जो है ऊपर दिष्ट हो जाएगा, यानी ये कह रहा है कि ऊपर की ओर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। आप समझोगे सबसे पहला बात यहाँ समझना क्या है कि अगर ये मैग्नेट है, जब भी हम लोग अगर सपोज करो बच्चों कि हम लोग नॉर्थ को यहाँ लाते हैं, तो याद करो कि लेंज लॉ, अगर नॉर्थ नीचे गिरता है तो इसमें नॉर्थ क्रिएट होगा, और जैसे ही नॉर्थ क्रिएट होगा सेम पोल एक दूसरे का अपोज करता है, एक दूसरे को अपोज करेगा, और एक दूसरे के अपोज करने का मीनिंग है कि जो फ्री फॉलिंग हो रही है इस पर एक अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उस फोर्स जो होगी उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कम कर देगी, यानी अब स्लो हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दंड का त्वरण जी से कम हो जाएगा, यानी ये सी ऑप्शन जो है ज़्यादा बेस्ट है। कर क्या कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बार विल बी लेस देन जी, बहुत खूबसूरत ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है यानी कि जैसे ही बार मैग्नेट गिरेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी एक ऐसी पोलरिटी डेवलप होगी जो उसके अपोज करेगी आने का, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगी, यानी एक्सेलरेशन कम पड़ने लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे, कारण नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। कारण कि छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। याद करो, सोचो कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें हम लोग किसी रॉड को सोचो कि अगर भी वेलोसिटी से दौड़ा दें, तो याद करो लेंथ है एल, मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता था, एल भी बी साइन थीटा। यहाँ बी और भी के बीच का 90, यानी वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आप ये याद रखोगे एल भी बी हो जाएगी, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत खूबसूरत आंसर है। नेक्स्ट चलो, कह रहा है कि चौक कुंडली प्रेरकत्व 5 हेनरी है, इसमें बहती धारा जो है 2 एम्पियर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, यानी रेट ऑफ करंट दिया हुआ है। कर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताना है। आपको बताना है कि जो इसमें ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा। याद करो यहाँ दिया है क्या बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है 2 एम्पियर पर सेकेंड। फिर यहाँ दिया है कि सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की इंडक्टेंस कितना दिया, 5 हेनरी, सब सही में है। और याद करो तुम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता था, अगर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तुम यहाँ देखो माइनस रहने दो, एल का वैल्यू 5 भी रहने दो, और डी आई बाई डी टी का वैल्यू 2 भी रहने दो, तो ये कुल मिला के -10 वोल्ट। माइनस साइन वाला इंडिकेट करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपोज करता है। फिर भी हम लोग इसको बी के साथ चलेंगे, यानी बी हमारे लिए बहुत खूबसूरत आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, और लगे रहो, मजे लेते रहो, एकदम बिल्कुल रिवीजन करते रहो, घर पर तो बैठ के करना है यार, क्या मज़ेदार चीज़ है बताओ। जब भी तुम कॉपी किताब से उब जाओ तो 5 व्हील के साथ जुड़ जाओ, 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट 1 घंटे में एक अच्छा लेक्चर जो है तुम देख सकते हो। कार्य देखो इसमें, कार्य किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच का कलांतर थीटा है। बताओ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का फेजर डिफरेंस कितना दिया है, 5 थीटा दिया है।
कह रहे कि शक्ति गुणांक क्या होगा, बताओ। पावर फैक्टर बताना है, याद करो पावर फैक्टर को हम लोग कॉस थीटा से इंडिकेट करते थे, यानी P इक्वल टू होता था IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई, और इसी कॉस फाई या कॉस थीटा अगर दिया तो थीटा ही ले लो। कॉस थीटा को ही हम लोग पावर फैक्टर कहते थे, तो कॉस थीटा को पावर फैक्टर कहेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। ये देखो कह रहे कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, बताओ। कह रहे कि चौक कॉइल जो है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत बताना है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ चौक कॉइल इज बेस्ड ऑन, कह रहे संवेग संरक्षण के सिद्धांत, सेल्फ इंडक्शन, ये कह रहा कि अनोन्य प्रेरणा, आइए संवेग संरक्षण, एक जो है कोणीय संवेग संरक्षण बोले तो एंगुलर मोमेंटम, एक लीनियर कंजर्वेशन, एक म्यूचुअल इंडक्शन और एक सेल्फ इंडक्शन। तो याद है चौक कॉइल जो होता है सेल्फ इंडक्शन पर बेस्ड होता है, स्व प्रेरकत्व पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन तुम पढ़ चुके हो, फिर भी आसान क्वेश्चन है, मजा लेते रहो क्वेश्चन के साथ। कर एक उपचयी जो है परिमापित्र, अजीब नाम दे दिया परिमापित्र, यार मेरे ट्रांसफार्मर का ही नाम है। जब भी हिंदी वर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्टी दिखे ना, पट से उसका अंग्रेजी देख लेना है, पेपर में तो दोनों रहेगा। में कुंडलियों में फेरों की संख्या देखो, प्राथमिक में N1 तथा द्वितीयक में N2 है, याद करो। कह रहा कि इन एन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ कॉइल इन प्राइमरी कॉइल इज N1 एंड सेकेंडरी कॉइल इज N2। तो बताओ ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में हमको पता है कि फाइनल पोटेंशियल जो है इनिशियल पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, यानी सेकेंडरी पोटेंशियल जो प्राइमरी से ज़्यादा होता है, और जब पोटेंशियल जहाँ बड़ा होगा वहाँ टर्निंग ज़्यादा होती थी, यानी यूँ बोले तो N2 का जो वैल्यू होगा वह ग्रेटर देन होगा किससे बच्चों, N1 से। तो N2 ग्रेटर देन N1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे, यानी N2 बड़ा होगा N1 से तभी वो स्टेप अप होगा, अगर N1 बड़ा हो गया N2 से तो वह स्टेप डाउन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, बताओ। सीधी सी बात है कि किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो रेडियोस का होता है, और सबसे कम जो होता है गामा रे का होता है। तो हम लोग गामा रे के साथ चलेंगे। गामा रे का जो वेवलेंथ सबसे छोटा होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी, आप याद रखोगे। फिर देखो नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता बताना है, बताओ। पावर ऑफ लेंस बताना है। पावर ऑफ लेंस होता है 1/f, अगर ये मीटर में है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f लिख देंगे, 100/f। और यहाँ तुम देखोगे ये कन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, और पावर ऑफ लेंस का यूनिट डायोप्टर होता है, यानी 5D आंसर हो जाएगा। 5 डायोप्टर प्लस में इसका आंसर हो जाएगा, चूँकि कन्वेक्स लेंस है। 5 डायोप्टर याद रखोगे प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है। करें यदि दो कला संबद्ध स्रोतों की दूरी 2D हो, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, तो स्रोतों से पर्दे के बीच की दूरी तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। याद करो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, D × लैम्डा बटा दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ 2D है तो 2D भर देंगे, अगर स्मॉल d होता तो स्मॉल d भर देते। अब चलो यहाँ ऑप्शन ढूंढोगे, D × λ/2D, D × λ/2D, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये बताओ। कह रहे तांबा होता है, याद करो तांबा क्या होता है। तांबा बच्चों डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है, आप याद रखोगे। तांबा जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल याद होता है, याद रखना डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। कौन, तो कॉपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे कि स्वप्रेरकत्व की इकाई होती है सेल्फ इंडक्शन, बताओ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या होगी बच्चों, बताओ। हेनरी हो जाएगी, क्या होगी, हेनरी हो जाएगी। इसमें एक और ऑप्शन देना चाहिए था, आप नॉन ऑफ दीज रख लोगे, नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, तो आप याद रखोगे सेल्फ इंडक्शन की यूनिट जो है हेनरी होती है। क्या होती है, सेल्फ हो या म्यूचुअल हो, किसी भी इंडक्शन का यूनिट क्या होगी, हेनरी हो जाएगी, इंडक्टेंस की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन कर रहा है। यदि प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण इतना है तो इसकी आवृत्ति, बच्चों आवृत्ति जब भी हो ना तो साइन का एंगल देख लेना है। और बताओगे यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि साइन ओमेगा टी बराबर, यहाँ दिया है साइन कितना 100π × t, दोनों साइड से साइन छोड़ दोगे तो ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 100π × t, तो ये t से t कैंसिल करोगे
ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई न्यू, यहाँ दिया 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दोगे और 2 से ये 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितना हुआ बच्चों, 50 Hz हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 Hz। और 50 Hz बोले तो ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी डी ऑप्शन में आप नॉन ऑफ दीज लिखोगे, क्या लिखोगे, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये कह रहा आपका क्या कि आमीटर को विद्युतीय परिपथ में बताओ। याद रखना हमेशा, आमीटर को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। आमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं आप जानोगे। आमीटर को सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि टोटल करंट उससे मैक्सिमम करंट पास हो और उसकी रेसिस्टेंस भी बहुत कम होती है, इसलिए कोई एनर्जी की लॉस भी ज़्यादा नहीं होती है। तो आमीटर को या गैल्वेनोमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, इसलिए उसको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, याद रखना। आमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, सीरीज याद रखोगे। फिर कह रहे कि अल्फा कण है, याद करो अल्फा कण का नाम ही आ जाए तो तुम हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस बोले तो He42, हीलियम न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, याद रखना। हीलियम न्यूक्लियस जो है इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करण निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होगा। भाई जिसमें चार्ज नहीं हो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो जाएगा, और जिस पे चार्ज ही नहीं होगा उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, और जब फोर्स जीरो होगा तो उसमें कोई एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा। तो आपको पता है कि प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल भी डबल पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर जो है यानी बी सही है। न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस है, इसलिए इस पर कोई चार्ज एक्सेलरेशन नहीं क्रिएट होगा। आओ बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि फेरो चुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण बताना है। कह रहा है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बताओ। याद करो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आयरन, कोबाल्ट और निकेल को हम लोग जो है जगह दिए थे, यानी आयरन, कोबाल्ट और निकेल जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ हम लोग जो है आयरन के साथ चलेंगे, यानी आयरन जो है इसमें हम लोग ऑप्शन ले यानी आयरन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी लोहा, लोहा, कोबाल्ट और निकेल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करें कि निम्नलिखित में किसका पावर फैक्टर 1 के बराबर होता है। पावर फैक्टर बोले तो cos फाई। तुम याद करो जब भी हम लोग सर्किट में रेसिस्टेंस जोड़ते हैं तो जो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है यानी जेड का भी वैल्यू आर के बराबर हो जाएगा, तो ये कट करके 1 हो जाएगा, यानी cos फाई का वैल्यू 1। तो कब, जब सर्किट में केवल रेसिस्टेंस जुड़ा हो तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, और पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1, यानी cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह कि ब्रूस्टर के नियम के अनुसार अगर I जो है इंसिडेंस एंगल और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है, तो याद करो ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है कि 10I बराबर म्यू या म्यू बराबर 10IP। IP बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या उसी को एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते थे, या उसी को ब्रेस्टर्स एंगल भी कहते थे, और जहां म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, बहुत खूबसूरत ऑप्शन है। फिर देखो नेक्स्ट, ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है, क्या बात है बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित एक लॉजिक गेट का प्रतीक है, बताओ कौन सी लॉजिक गेट होगी, तुम बताओ, याद करो। यहाँ दिया है कि इनपुट देखोगे और आउटपुट भी देखोगे, तो याद करो हम लोग पढ़ते थे कि और गेट का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, थोड़ी सी इसको इन साइड लेंगे, और गेट का सिंबल ऐसे होता है, और गेट का एक्सप्रेशन भी लिखना सीख लो। अगर ये ए है और ये बी है, अगर ये और गेट है बच्चों, मैं थोड़ा डिटेल्स में लिख देता हूँ इसको। और गेट के लिए होता है ये एडिशन को परफॉर्म करता है, यानी ए और बी। सोचो अगर इसी में हम लोग एक क्या करते हैं कि नॉट गेट को भी जोड़ देते हैं, नॉट गेट को भी जोड़ देते हैं, यानी ऐसा एक नॉट गेट लगा देते हैं। तो याद करो अगर ये ए है और ये बी है तो यहाँ वाई कितनी होती है बाबू, ए और बी के साथ इसमें नॉट लगा हुआ है, यानी इसका नाम क्या होना चाहिए, नॉर गेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ, कमेंट करके सभी बच्चे अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं। चलो यहाँ ये हो जाएगा ए और बी का बार, यानी ए और बी का बार बोले तो नॉर गेट हो जाएगा,
यानी हम लोग ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे बच्चों, सी के साथ चलेंगे, नॉर गेट होगा। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, कैथोड किरण होती हैं, बताओ कैथोड किरण मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है उसी को हम लोग कैथोड किरण कहते हैं। ये देखो तुम, कार्य की धनात्मक आवेशित होती है, निष्क्रिय होती है, ऋण आवेशित होती है, इनमें से कोई नहीं, यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है कैथोड रे। और इस तरीके से आपने थर्ड जो है यानी मॉडल सेट भी देखा, जो कि खुद से बैक ईयर के क्वेश्चन से अरेंज की गई क्वेश्चन से, और आपके सामने और भी इस तरह से क्वेश्चंस आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।